हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आपकी तैयारी एकदम ठीक चल रही होगी। दोस्तों, आज आपके लिए इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पीआईबी का एनालिसिस 25 मई 2021 का। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पीआईबी एनालिसिस में सबसे पहले न्यूज़ है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी की। दोस्तों, भारत सरकार ने आज राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी नागपुर में एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड के निदेशक का एक पद सृजित किया है। इस पद के लिए गृह मंत्रालय को मंजूरी भी दे दी गई है। आप देखेंगे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एसएजी जिसे बोला जाएगा का एक पद सृजित किया गया है, और एनडीआरएफ जिसे नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स भी कहा जाता है के निदेशक के पद के सृजन के साथ संगठन की कमान और नियंत्रण एक वरिष्ठ अधिकारी को सौंपा जाएगा, जो इच्छित उद्देश्यों के अनुसार संस्था का संचालन कर सकेगा। दोस्तों, ये या तो शायद किसी सिविल सेवा का अधिकारी होगा या किसी बड़ी सेवा का अधिकारी होगा। तो इस प्रकार भारत सरकार ने गृह मंत्रालय को आज यह मंजूरी दी है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी क्या है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको जान लेनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी की स्थापना वर्ष 2018 में नागपुर में एक राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कॉलेज में विलय के साथ की गई थी। दोस्तों, अकादमी का मुख्य परिसर अभी निर्माणाधीन ही है, क्योंकि हाल ही में इसकी स्थापना हुई है। तो इसका जो भवन है उसका निर्माण अभी किया जा रहा है। दोस्तों, इसके पहले जब एनसीडीसी के मौजूदा परिसर में ही यह अभी कार्य किया गया है। दोस्तों, एनसीडीसी राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कॉलेज है, जिसके विलय से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की स्थापना की गई थी। इसकी अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान के तौर पर विकसित होने के लिए की गई है। दोस्तों, इस अकादमी में एनडीआरएफ जिसे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल कहा जाता है, एसडीआरएफ जिसे राज्य आपदा मोचन बल कहा जाता है, तथा सीडी नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों व अन्य हितधारकों, सार्क और अन्य देशों की आपदा प्रतिक्रिया एजेंसियों के 5000 से अधिक कर्मचारियों को वार्षिक कौशल आधारित व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा। दोस्तों, इसके अलावा इसमें हितधारकों की बदलती ज़रूरतों और आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विश्लेषण करते हुए उसमें सुधार भी किया जाएगा। तो दोस्तों, ये राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी के बारे में कुछ जानकारी थी। दोस्तों, दूसरी न्यूज़ है मालदीव के अड्डू शहर के बारे में। दोस्तों, भारत सरकार ने मालदीव के अड्डू शहर में एक वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है, जो वर्ष 2021 में ही खोला जाएगा। इस दूतावास की व्यवस्था भविष्य के लिए भारत की दूरगामी सोच में पड़ोस पहले नीति, जिसे नेबर फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है, और NACAR सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं विकास के तहत मालदीव का प्रमुख स्थान भारत ने प्रदान किया गया है। इसलिए मालदीव में यह दूतावास खोला जा रहा है। इसके अलावा अड्डू शहर में नया वाणिज्य दूतावास खोलने से मालदीव में भारत की राजनीतिक उपस्थिति और भी बढ़ेगी। इससे वर्तमान संबंधों और आकांक्षाओं को सुदृढ़ भी बनाया जा सकेगा। दोस्तों, यह है सबका साथ सबका विकास, जो भारत का मूल नारा है, भारत सरकार का मूल नारा है कि हमारी समृद्धि और विकास की राष्ट्रीय प्राथमिकता की नीति को आगे बढ़ाने की दिशा में एक और कदम भी है। दोस्तों, इसके साथ ही भारत की राजनयिक उपस्थिति में बढ़ोतरी से भारतीय कंपनियों को वहां बाजारों में अपनी पैठ बनाने और भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने में भी सहायता मिलेगी। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत के जो हमारे लक्ष्य हैं, उनके अनुरूप घरेलू उत्पादन और रोजगार के अवसरों पर भी इससे सीधा असर पड़ेगा। दोस्तों, इसके बाद एनालिसिस में नई न्यूज़ है ब्लैक फंगस के बारे में। दोस्तों, इस बीमारी के बारे में आपने सुना होगा। यह बीमारी
कोरोना वायरस काल में ही सबसे ज़्यादा फैल रही है, जिसे ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी केंद्र सरकार ने एम्फोटेरिसिन बी, जो कि इस बीमारी का एक इंजेक्शन है, उसके अतिरिक्त 19,420 इंजेक्शन अभी अलग अलग स्टेटों को दिए गए हैं, जिसकी घोषणा आज भारत सरकार ने की गई है। देखिए दोस्तों, ये ब्लैक फंगस के नाम से बीमारी है जो अभी हाल ही में काफ़ी फैल रही है और कोरोना के मरीज़ों को यह बीमारी सबसे ज़्यादा हो रही है। इसमें आप देखेंगे इस जगह पर आँख के इस एरिया में रेडिश स्पॉट से हो गए हैं, जो कि फंगस के कारण होते हैं। इस फंगस के कारण ये आँख पूरी डैमेज हो जाती है। आँख पूरी डैमेज होने की वजह से इस आँख का ऑपरेशन करना पड़ता है और कई मरीजों की तो जान भी जा रही है। तो दोस्तों, इसी के निदान के लिए यह दवाई दी गई है, जो सभी स्टेटों में उनकी ज़रूरत के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट की गई है। दोस्तों, अब आगे देखते हैं। PMGKAY परिचालन ने देश भर में गति पकड़ी है। दोस्तों, ये क्या है? इसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। दोस्तों, इसके तहत कुछ आज स्टेट्स यानी कि कुछ आंकड़े प्रसारित किए गए हैं जो 2021 के लिए हैं। इसमें बताया गया है कि 2021 के लिए 100% मुफ्त खाद्यान्न उठाया गया है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और तेलंगाना ने मई जून 2021 के लिए पूर्ण आवंटन का उठान किया है, यानी उन्होंने इस पूरे आवंटन का पूर्ण लाभ लिया है। इसके साथ ही भारतीय खाद्य निगम ने PMGKAY यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 48 MLT मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की है। इसके अलावा एक नया आंकड़ा भी दिया गया है, जिसमें मई 2021 के दौरान प्रतिदिन 44 रैक्स के औसत के साथ कुल 1062 रैक्स का लदान भी किया गया है। इसके अलावा FCI ने मार्च 2020 के बाद से अभी तक विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत कुल 1062 MLT खाद्यान्न जारी किया है। दोस्तों, ये आंकड़े आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मेंस में अगर इस योजना पे या इसके क्रियान्वयन पे किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है तो उस प्रश्न का उत्तर लिखने में ये आंकड़े आपके काम आ सकते हैं। बाकी फ्री के लिए इनको याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में हम जान लेते हैं। इस योजना से क्वेश्चन फ्री में आ सकता है। तो दोस्तों, जानते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या है। सबसे पहले, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को नवंबर महीने तक यानी इन 5 महीने तक 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल मुफ्त में सरकार द्वारा मुहैया कराया जाएगा। इसके साथ देश के प्रत्येक गरीब परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त में दिया जाएगा। दोस्तों, यह योजना बेसिकली कोरोना काल के बाद में पिछले साल चालू की गई थी। इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को 5 किलो अनाज, जिसमें गेहूँ या चावल एवं 1 किलो दाल दी गई थी। इस योजना को अप्रैल 2020 से जून 2020 के लिए आरंभ किया गया था, यानी 2 अप्रैल, मई और जून 3 महीनों के लिए यह राशन दिया जाता था। इसके अलावा इस वर्ष सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मई तथा जून 2021 में प्रदान किया जाएगा, जिसमें मई में प्रदान किया गया है, जिसके आंकड़े हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं, और जून 2021 में आगामी मंथ में इसका लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में एक खास बात यह भी है कि आपके राशन कार्ड में जितने लोगों का भी नाम दर्ज है उतने लोगों को यह 5 किलो अनाज दिया जाएगा। दोस्तों, इसका मतलब क्या?
इसका मतलब यह है कि आपके घर में अगर 5 मेंबर हैं तो 5 मेंबर को 5 किलो के हिसाब से 25 किलो पूरा अनाज प्रदान किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक फैमिली के हिसाब से 5 किलो अनाज ना होकर एक मेंबर के हिसाब से ये 5 किलो अनाज है। तो एक मेंबर, अगर आपके घर में 5 मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं तो 20 किलो, 5 मेंबर हैं तो 25 किलो अनाज आपको दिया जाएगा। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत कोरोना वॉरियर्स को बीमा भी दिया गया। दोस्तों, ये सुविधा अभी कुछ समय पहले ही शुरू की गई है, जिसमें कोरोना वायरस को बीमा भी सरकार ने दिया है। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं इस योजना के तहत, जो प्रश्न प्री में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों, वर्चुअल बैसाख वैश्विक समारोह की बात आती है। इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कल 26 मई को 9:45 बजे इस वैश्विक समारोह का उद्घाटन भी करेंगे और उसका भाषण भी देंगे। दोस्तों, यह कार्यक्रम के उद्घाटन और इसके होने में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यह कार्यक्रम संस्कृत मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से आयोजित किया जाता है। इसमें दुनिया भर के बौद्ध संघ सभी सर्वोच्च प्रमुखों की भागीदारी होती है। दोस्तों, इसमें ये जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ का ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें दुनिया भर से 50 से अधिक बौद्ध धर्म गुरु इस समारोह में संबोधित करेंगे। तो दोस्तों, आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ क्या है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ धर्म गुरु का एक ऐसा संघ है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में बौद्ध प्रथाओं, परंपराओं और विरासत का संरक्षण करना है और बौद्ध संस्कृति संपत्तियों की खोज करना है। बेसिकली ये एक ऐसा संघ है जो बौद्ध गुरुओं के द्वारा आपस में बनाया गया है और दुनिया भर के कई गुरु इस संघ में जुड़े हुए हैं जो बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ को औपचारिक रूप से 2 नवंबर 2012 को पंजीकृत किया गया था और भारतीय कानून के तहत इसमें 10 सदस्य निकायों जो आवश्यक हैं उसका गठन भी इसमें किया गया है। तो इस तरीके से भारत में होने वाले इस सांस्कृतिक मंत्रालय के कार्यक्रम में यह हिस्सा भी ले सकते हैं तथा अपनी बात को भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी थी वर्चुअल बैसाख वैश्विक समारोह के बारे में। इतनी जानकारी आपको इसकी जानकारी है, बाकी और जानकारी इसके लिए कुछ खास नहीं है। अब बात करते हैं यास तूफ़ान की। दोस्तों, आपने यास तूफ़ान के बारे में तो सुना ही होगा। यह तूफ़ान तेज़ी से उड़ीसा के तट पर और पश्चिम बंगाल के तट पर पहुंचने वाला है। सरकार ने आज कुछ गाइडलाइन जारी की हैं। इस गाइडलाइन में तूफ़ान की स्पीड के हिसाब से और डेट के हिसाब से जो स्पीड में कमी आएगी या बढ़ोतरी होगी, उसके हिसाब से तूफ़ान की क्या स्थिति रहेगी उसका एक डाटा प्रकाशित किया है। उस डाटा के हिसाब से जो इसका आगे का चरण रहने वाला है उसको देखते हुए इसकी गंभीरता को जांचते हुए सरकार को आगे स्टेप लेना है। इसमें देखिए आप, अगर इसकी स्पीड 100 से 110 के मध्य रहती है या 120 तक भी पहुंच जाती है तो ये गंभीर चक्रवात तूफ़ान की श्रेणी में आएगा। इसके बाद में अगर इसकी स्पीड 105 से 115 या फिर 125 तक भी आता है तो भी ये गंभीर चक्रवाती तूफ़ान के कारण होगा, जो कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 तारीख को रहेगा, यानी आज इसकी संभावना थी। इसके बाद देखिए 26/5 यानी कल अगर इसकी स्पीड 155 से 165 के बीच होकर 185 तक चली जाती है तो ये अति गंभीर चक्रवात के रूप में तब्दील हो जाएगा। इसके बाद इसकी स्पीड में कमी आएगी जो कि 115 से 125 तक चली जाएगी, फिर ये गंभीर तूफ़ान में तब्दील होगा। इसके बाद इसकी स्पीड जो कि 27 तारीख को अनुमानित है 60 से 70 के बीच में हो जाएगी और ये चक्रवाती तूफ़ान
का रूप ले लेगा, जिसके बाद 27 तारीख को ही यह अपनी संपूर्ण गति को होकर एक सिर्फ दबाव में तब्दील हो जाएगा। तो दोस्तों ये चार्ट आपको याद भी रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक अनुमान है यास तूफ़ान के बारे में, और उसके गति के हिसाब से जो उसका रवैया रहने वाला है उसको जाहिर किया गया है। सिर्फ आपको मिलान के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर तूफ़ान की गति इतनी है तो उसका विक्षोभ किस श्रेणी में आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों जल जीवन मिशन की। जल जीवन मिशन के बारे में भी आपने खूब सुना होगा दोस्तों। यह मिशन पूर्वोत्तर राज्यों के तेजी से विकास पर फोकस के साथ भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में ग्रामीण घरों में नल के पानी का कनेक्शन देने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन लागू करने के लिए 1605 करोड़ रुपए की राशि अभी जारी की है। इसके अलावा जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2020-21 में पूर्वोत्तर राज्यों में नल के पानी के 11 लाख कनेक्शन भी दिए गए हैं। दोस्तों जल जीवन मिशन का अभी तक का जो स्टेटस है और जो नई राशि इसमें जारी की गई है उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसके अलावा नीचे सारणी भी दी गई है जिसमें बताया गया है कि किस स्टेट को कितनी राशि मिली है। इसमें देखिए पूर्वोत्तर राज्यों को ही यह राशि दी जाती है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा पूरे 8 राज्य हैं जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य माने जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा राशि जो है वो असम को मिली है और इसमें से जारी भी इन्हें सबसे ज़्यादा की गई है। इसके अलावा फिर मेघालय को मिली है। इसके पश्चात यह सारणी भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि क्रम के अनुसार राज्यों की स्थिति पता के बारे में यूपीएससी पूछ ले, क्योंकि यूपीएससी आजकल बहुत ही अनप्रेडिक्टेड हो गया है। कुछ भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछा जा रहा है, तो इसलिए आप सिर्फ ये ध्यान रखें कि सबसे ज़्यादा राशि पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे किसे मिली थी। तो पहले नंबर पे राशि मिलती है आसाम को, फिर उसके बाद राशि मिलती है अरुणाचल प्रदेश को, फिर उसके बाद में राशि मिलती है मेघालय को। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगली खबर पर। इससे अगली खबर पर जाने से पहले जल जीवन मिशन के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं जो प्री के लिहाज से आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहला है कि भारत सरकार ने कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन, जिसे FHTC कहा जाता है, प्रदान करने के लिए चल रहे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को जल जीवन मिशन में पुनर्गठित और सम्मिलित किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य हर घर नल से जल है। दोस्तों आपको पता होगा कि जब दूसरी बार NDA की गवर्नमेंट बनी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुराने चल रहे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन को बदलकर जल जीवन मिशन के नाम से पुनर्गठित किया था और एक नई मिनिस्ट्री का भी गठन किया था जिसे जल शक्ति के नाम से जाना जाता है। उसी के अंतर्गत यह कार्य करता है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर इस मिशन को चलाने का कार्य जो करता है वो राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के नाम से इसे जाना जाता है। राज्य स्तर पर इस योजना का क्रियान्वयन राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जिला स्तर पर इस योजना का क्रियान्वयन जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के द्वारा किया जाता है और ग्रामीण पंचायत स्तर पर पानी समिति ग्राम जल एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों जल जीवन मिशन के बारे में यह कुछ जानकारी थी जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसमें से प्री में कुछ पूछा जा सकता है तो आप बता पाएंगे। अगली खबर ताप विद्युत संयंत्रों से जुड़ी है। दोस्तों भारत सरकार ने आज खेतों में पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने
और ताप विद्युत उत्पादन के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के इस्तेमाल को लेकर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, इस ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के इस्तेमाल से जुड़े राष्ट्रीय मिशन के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे। बेसिकली भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय मिशन बनाने की आज घोषणा की है, जिस पे कार्य अभी चल रहा है। जल्दी यह मिशन बनकर तैयार होगा। इसका खाका अभी तैयार किया जा रहा है। इस मिशन में ताप विद्युत संयंत्रों और पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की समस्या को रोकने के लिए बायोमास का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाना चाहिए और यह जल्द से जल्द किस प्रकार उपयोग में आ सकता है, इसके लिए राष्ट्रीय मिशन चलाने की घोषणा की है सरकार ने। इसके अंतर्गत ताप विद्युत संयंत्रों से कार्बन न्यूट्रल बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा पाने के लिए को फायरिंग के स्तर को वर्तमान 5% से बढ़ाकर उच्च स्तर तक ले जाया जाएगा। बायोमास पैलेट में सिलिका क्षार की अधिक मात्रा को संभालने के लिए बॉयलर डिज़ाइन में R&D यानी अनुसंधान एवं विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट गतिविधि शुरू की जाएगी। इसके अलावा बायोमास पैलेट एवं कृषि अवशेषों की आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को दूर करने और बिजली संयंत्रों तक इसके परिवहन की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा बायोमास को फायरिंग में नियामक मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा। दोस्तों, इस मिशन को पूर्ण करने के लिए तथा चलाने के लिए NTPC रसद और बुनियादी ढांचा भी प्रदान करेगा। इसके अलावा इस मिशन के तहत निम्नलिखित उप समूह भी गठित किए जाएंगे, जिसमें पहला उप समूह होगा। यह बायोमास के गुणों विशेषताओं पर शोध करने की जिम्मेदारी संभालेगा। उप समूह 2 होगा। यह चूर्णित कोयले यानी PC वाले बॉयलर में कोयले के साथ बायोमास की को फायरिंग की अधिक मात्रा की खातिर पायलट परियोजना को संभालने के लिए बॉयलर डिज़ाइन आदि के अनुसंधान सहित तकनीकी विनिर्देशों और सुरक्षा पहलुओं को पूरा करेगा। दोस्तों, तीसरा समूह जो होगा उसमें मिशन अवधि और संवेदीकरण कार्यक्रमों के दौरान आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों को हल करने का कार्य होगा। चौथे समूह के द्वारा यह कृषि आधारित बायोमास पैलेट और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पैलेट के परीक्षण के लिए नामित प्रयोगशालाओं और प्रमाणन निकायों का चयन किया जाएगा। उप समूह 5 के द्वारा यह कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास को फायरिंग की नियामक संरचना और अर्थशास्त्र पर गठित किया जाएगा। तो इस प्रकार ये 5 उप समूहों का गठन किया जाएगा जो इस मिशन के तहत कार्य करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, बायोमास पर प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में भी योगदान देगा। इसमें वायु स्वच्छता में योगदान देना निश्चित है, क्योंकि यह बायोमास पर कार्य करेगा तो निश्चित ही वायुमंडल में सुधार होगा। वायुमंडल में सुधार होगा तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है अच्छा होगा। इसी के साथ ही राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में भी भागीदारी निश्चित हो पाएगी। दोस्तों, इस मिशन में एक वर्ड का यूज़ किया गया है जिसे कार्बन फुटप्रिंट कहा गया है। कार्बन फुटप्रिंट बेसिकली क्या होता है? कार्बन फुटप्रिंट हमारे कार्यों से उत्पन्न होने वाली ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की कुल मात्रा होती है। इसका मतलब ये है कि कार्बन फुटप्रिंट हर एक व्यक्ति से संबंधित है। हर एक व्यक्ति जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है उसकी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन बेसिकली ग्रीन हाउस गैस का इसमें कैलकुलेशन किया जाता है। ग्रीन हाउस गैस जितनी ग्रीन हाउस गैस एक व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न की जाती है, उसके कार्यों से उत्पन्न की जाती है, उसे कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का PIB एनालिसिस। या आज का PIB एनालिसिस आपको कैसा लगा? दोस्तों, हम यह PIB एनालिसिस आपको रोज़ उपलब्ध कराएंगे इसी समय पर।
तो आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ भी इसमें ऐड करनी हो या कुछ सुधार करना हो तो वह भी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिए और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।